So we'll go ahead with next chapter, that is friction. So as usual मैं थोड़ा बेसिक से ही स्टार्ट करूंगा. So maybe you do not remember what is friction, but we will go through what is friction in detail. तो हमारा अगला चैप्टर है फ्रिक्शन. एंड एज आई टोल्ड यू वंस कि फ्रिक्शन का कनेक्शन है विद लॉज ऑफ मोशन. तो धीरे धीरे लॉज ऑफ मोशन के कॉन्सेप्ट भी हम लोग लाएंगे इसमें. सबसे पहले इवन बिफोर वी स्टार्ट विद व्हाट इज फ्रिक्शन, अगर आपको याद होगा हमने किसी एक चैप्टर में देखा था देयर आर 4 फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर. हमने टाइप्स ऑफ फोर्सेस देखे थे. उसमें था फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर. कौन से 4 फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर? ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स. फिर हमने देखा था देयर आर अदर टाइप्स ऑफ फोर्सेस आल्सो, जैसे फॉर एग्जांपल टाइम डिपेंडेंट फोर्सेस जो टाइम के साथ चेंज होते हैं. फॉर एग्जांपल कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस. फॉर एग्जांपल रियल एंड सूडो फोर्सेस. एंड फॉर एग्जांपल कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस. तब मैंने आपको बताया था कि जब तुम कॉन्टैक्ट फोर्स की बात करते हो तो अलग अलग टाइप के फोर्सेस है जो कॉन्टैक्ट फोर्स हो सकता है. फॉर एग्जांपल तुम बेंच पे बैठे हो, आपका खुद का वेट बेंच पे एक्शन है विच इज mg योर वेट, और ये बेंच आप पे क्या लगा रहा है? रिएक्शन, जिसको तुम नॉर्मल रिएक्शन बोलते हो. नॉर्मल रिएक्शन इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसका डायरेक्शन हमेशा सरफेस को परपेंडिकुलर होता है, इसलिए क्या बोलते हैं उसको? नॉर्मल रिएक्शन. और दूसरे एक टाइप का कॉन्टैक्ट फोर्स है जिसको तुम बोलते हो फ्रिक्शन. और ये फ्रिक्शन का हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज भी बहुत करते हैं. एग्जाम्पल, विंटर्स में, सर्दी में ऐसा करते हो ना? क्यों करते हो पता है? Because one object that is your one hand moves over other object that is your other hand. तो ये मोशन जब होता है ना, तो ये मोशन एक दूसरे को अपोज करता है, तो which leads to friction and friction leads to heat. तो remember friction is which type of force? It is a contact force and it is a force which opposes the motion of an object. तो जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के सरफेस से मूव होने की कोशिश करेगा तो फ्रिक्शन क्या करेगा? अपोज. तो सबसे पहले पता होना चाहिए friction is an opposing force. मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे हाईलाइट करने वाला हूँ. तो फ्रिक्शन इज एन अपोजिंग फोर्स. नंबर 2, फ्रिक्शन इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स. फ्रिक्शन इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स. तो जब दो सरफेसेस में कॉन्टैक्ट होगा, ओनली इन दैट केस वहां पे फ्रिक्शन आएगा, अदरवाइज फ्रिक्शन नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल, ऐसा मैं कितना भी करता बैठूंगा, देयर इज नो फ्रिक्शन. बट व्हेन वन ऑब्जेक्ट इज इन कॉन्टैक्ट विद अनदर, तो ही होता है फ्रिक्शन. पक्का? गुड. देन अगर आपको याद है, हमने कहीं तो ये भी देखा था कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन. वापस एक बार देख लेंगे. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन. टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन. तो जिन्होंने सुना ही नहीं तो तुम फर्स्ट टाइम आज सुनोगे. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन. उसमें से एक तो बोलते हो स्टैटिक फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. अब ये फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है वो भी समझ लेते हैं. तो लेट अस अज्यूम कि हमारे पास एक सरफेस है, सम टेबल एक सरफेस है. इस सरफेस के ऊपर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है. तो वी हैव एन ऑब्जेक्ट ऑन दिस सरफेस. गुड. और रिमेंबर, जब तुम फ्रिक्शन की बात करते हो तो सरफेस स्मूथ नहीं हो सकता है, इट हैज टू बी रफ. देन अगर मैं इस पे एक फोर्स लगा रहा हूं, लेट अस से इफ आई अप्लाई अ फोर्स F. हमने एक फोर्स लगाया F. एंड बाय द वे, जैसे मैंने बोला, फ्रिक्शन इज विच फोर्स? अपोजिंग. तो जिस डायरेक्शन में तुमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया है उसको अपोजिट में कौन होता है? फ्रिक्शन. तो ये जो F था ये कौन था? अप्लाइड फोर्स है. कौन है ये? अप्लाइड फोर्स है. कौन है ये? अप्लाइड फोर्स. और फ्रिक्शन इसको क्या होगा? अपोजिट. तो फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ आने वाला है, अपोजिट. गुड. और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को मैं हमेशा स्मॉल f से डिनोट करूंगा. अप्लाइड फोर्स को मे बी लेट अस से आई विल कॉल इट एज P. दिस इज अप्लाइड फोर्स P. F बोल दो, P बोल दो, डजंट मैटर. यहाँ तक क्लियर? अब इसको स्टैटिक क्यों बोला है उसका भी रीजन है. देखो होता ऐसे है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक सरफेस है, उसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट है, उसको मैं फोर्स लगा रहा हूँ. ये जो फोर्स मैंने लगाया ये एक्सटर्नल फोर्स है, बाहर से लगाया, तो इसको बोलते हो एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स. क्या बोलते हैं इसको? एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स. इमेजिन मैंने फोर्स लगाया, ऑब्जेक्ट मूव नहीं हुआ. क्यों मूव नहीं हुआ? क्योंकि किसने अपोज किया? फ्रिक्शन ने. राइट. मैंने फोर्स और बढ़ा दिया, ऑब्जेक्ट अभी भी मूव नहीं हुआ. क्यों नहीं मूव हुआ? क्योंकि किसने अपोज किया? फ्रिक्शन ने. तो रिमेंबर, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, force of static friction is
comes into picture when one object is at rest on the another object. So remember, force of static friction comes into play when one object is at rest on the other object. अभी तक मोशन स्टार्ट नहीं हुआ है, तो मोशन स्टार्ट होना बाकी है. हम लोग फोर्स लगा रहे थे. आइडियली स्पीकिंग, फोर्स अप्लाई करने के बाद अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, व्हेन यू अप्लाई एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स, क्या होना चाहिए? मोशन होना चाहिए. मतलब क्या होना चाहिए? एम इंटू ए, मतलब डी पी बाई डी टी, चेंज ऑफ मोमेंटम. हमने एक ऑब्जेक्ट लिया, हमने फोर्स लगाया, ऑब्जेक्ट मूव नहीं हो रहा है. क्यों मूव नहीं हो रहा है? क्योंकि कौन अपोज कर रहा है? फ्रिक्शन. तो जब तक ऑब्जेक्ट मूव नहीं होता तब तक जो फ्रिक्शन की वैल्यू है उसको क्या बोलते हो? स्टैटिक फ्रिक्शन. बराबर. तो रिमेंबर, जितना अप्लाइड फोर्स होगा उतना ही फ्रिक्शन फोर्स होगा. क्या होगा? फ्रिक्शन फोर्स. मैंने फोर्स और बढ़ा दिया, अभी भी ऑब्जेक्ट मूव नहीं हुआ. इसका मतलब जो अप्लाइड फोर्स है उसको किसने बैलेंस कर दिया? फ्रिक्शन ने. गुड. पक्का पक्का. तो देयर आर टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट यू शुड रिमेंबर नाउ ऑनवर्ड्स. नंबर वन, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स? अपोजिट टू दैट ऑफ अप्लाइड फोर्स. अपोजिट टू दैट ऑफ, अगर अप्लाइड फोर्स टू द राइट है तो फ्रिक्शन टू द लेफ्ट है. नंबर टू, स्टैटिक फ्रिक्शन तुम कब बोलते हो? जब तक ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं हो रहा है तब तक जो भी फ्रिक्शन फोर्स होगा उसको क्या बोलोगे? स्टैटिक फ्रिक्शन. क्या बोलोगे? स्टैटिक फ्रिक्शन. गुड. और इसके अलावा तुमको कुछ और एक दो फोर्सेस पता होने चाहिए. फॉर एग्जांपल, ये जो बॉडी है इसका कुछ मास होगा, इसका मास होगा तो उसका वेट होगा, और वेट को तुम बोलते हो mg या फिर w. उसका डायरेक्शन क्या है? वर्टिकली डाउनवर्ड्स. ये एक्शन है किस पे? सरफेस पे. तो सरफेस ने क्या कर दिया? रिएक्शन. और वो रिएक्शन होता है नॉर्मल रिएक्शन. मतलब सरफेस को क्या होता है? परपेंडिकुलर. तो ये आ गया नॉर्मल रिएक्शन R. पक्का पक्का. तो इस केस में एक्सटर्नल फोर्स को किसने बैलेंस किया? फ्रिक्शन. और रिएक्शन किसको बैलेंस कर रहा है? mg. तो इतना तो पहले भी याद रखो. धीरे धीरे हम लोग लेवल बढ़ाएंगे. तो इज दैट क्लियर? टू थिंग्स शुड बी क्लियर. व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स? अपोजिट टू दैट ऑफ अप्लाइड फोर्स. अगर अप्लाइड फोर्स आई कैप डायरेक्शन में है तो फ्रिक्शन क्या होगा? माइनस आई कैप. आई कैप मतलब एक्स डायरेक्शन, माइनस आई कैप मतलब माइनस एक्स. अगर अप्लाइड फोर्स वाई कैप मतलब जे कैप डायरेक्शन में है तो वेयर इज फ्रिक्शन? माइनस जे कैप. बराबर. नंबर टू, स्टैटिक फ्रिक्शन तब तक बोलते हो जब तक ऑब्जेक्ट मूव नहीं हो रहा है तब तक. वेरी गुड. अब नाउ इमेजिन, अगर मैं अप्लाइड फोर्स बढ़ाते गया, इफ आई इंक्रीज, कीप ऑन इंक्रीजिंग द एक्सटर्नल फोर्स, तो एक स्टेज ऐसा आएगा फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल फोर्स द बॉडी विल जस्ट मूव. द बॉडी विल जस्ट मूव. द बॉडी विल जस्ट मूव. ये जस्ट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इसका मतलब जब बॉडी जस्ट मूव होता है ना, वो वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है. क्या है वो? मैक्सिमम वैल्यू. क्योंकि अब तक तुम फोर्स बढ़ा रहे थे लेकिन बॉडी मूव हो रहा था क्या? नहीं. तुम फोर्स बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ फोर्स के लिए बॉडी क्या हुआ? जस्ट मूव हुआ. क्या हुआ? जस्ट मूव. तो वो स्टैटिक फ्रिक्शन का क्या है? मैक्सिमम वैल्यू है. उसका नाम चेंज करके क्या बोलते हैं पता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन. क्या बोलते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन. So the maximum value of static friction is known as limiting friction. So second type of friction is limiting friction. Limiting friction. So basically limiting friction is the maximum value of static friction. It is the maximum value of static friction. पक्का पक्का. फिर आपको ये भी पता होना चाहिए. देखो द आइडिया यार इज, चलो ये तो समझ में आ गया हमको ये समझ में आ गया कि जो फ्रिक्शन है वो अपोज करता है. फिर हमको ये भी समझ में आ गया कि हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे थे लेकिन ऑब्जेक्ट मूव नहीं हो रहा था क्योंकि फ्रिक्शन ने बैलेंस कर दिया. फिर ये भी समझ में आ गया कि हम फोर्स बढ़ाते गए एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल फोर्स पे ये क्या होगा? जस्ट मूव होगा. बराबर. करेक्ट. तो वो जो वैल्यू था स्टैटिक फ्रिक्शन का उसको क्या बोल दिया? लिमिटिंग फ्रिक्शन. बट देन देयर इज
समथिंग कॉल्ड एज लॉ ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन या फिर लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, वो आपको बताता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, राइट. तो फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन. बोलना नहीं इसको, अब ये काम में आएगा बहुत. फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन या फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन. और जब तुम ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हो तो एक कांस्टेंट लिखते हो. क्या लिखते हो? कांस्टेंट. उस कांस्टेंट को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. तो यहाँ से कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का एक फॉर्मूला बन जाएगा. व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन? F अपॉन R. F अपॉन R. तो डिफाइन कैसे करोगे? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ, ये F कौन था? फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन था. क्या था ये? फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन टू दैट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन. तो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ force of limiting friction to that of normal reaction. Did you notice? Force of limiting friction ये भी force है और normal reaction भी force है. तो force upon force क्या होता है? Dimensionless. मतलब ये pure number है. क्या ये? Pure number है और इसकी वैल्यू हमेशा 1 से कम आने वाली है, याद रखना. तो mu s is just a number. इसको हम बोलने वाले हैं coefficient of static friction. Coefficient of static friction. गुड. पक्का पक्का. अब एक स्टेज ऐसा आएगा, देखो पहले हम फोर्स बढ़ा रहे थे, बॉडी मूव नहीं हो रहा था, और बढ़ाया, मूव नहीं हो रहा है, और बढ़ाया, जस्ट मूव हुआ. अब उसके बाद से बॉडी मूव होते ही जा रहा है. थोड़े से वर्ड्स के साथ, अगर वर्ड्स के साथ कंफर्टेबल हो गए ना, फिजिक्स कुछ है ही नहीं. यू नो देयर आर टू थिंग्स नॉर्मली. एक को बोलते हो स्टैटिक. स्टैटिक इज समथिंग विच डज नॉट चेंज विद टाइम. एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड एज डायनामिक, जो टाइम के साथ चेंज होता है. अब जैसे ही ये ऑब्जेक्ट मूव होने लग गया, राइट, पहले ऑब्जेक्ट मूव हो रहा था क्या? नहीं, इसलिए फ्रिक्शन का नाम क्या था? स्टैटिक फ्रिक्शन. अब ये ऑब्जेक्ट मूव होने लग गया तो उसको पता क्या बोलते हैं? डायनामिक फ्रिक्शन. क्या बोलते हैं? डायनामिक फ्रिक्शन. और ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, मोशन को तुम नॉर्मली फिजिक्स में क्या बोलते हो? काइनेमैटिक्स. क्या बोलते हो? राइट, काइनेमैटिक्स या फिर काइनेटिक्स. तो the force of friction that comes into picture when one object moves over the surface of another is the third type of friction, which is known as dynamic friction या फिर kinetic friction. क्या बोलते हैं उसको? Dynamic friction या फिर kinetic friction. तो डिफाइन अपने आप हो ही जाता है, तो डोंट हैव टू वरी अबाउट डेफिनेशन. जब तक ऑब्जेक्ट मूव नहीं हो रहा था तब तक स्टैटिक फ्रिक्शन था. जब ऑब्जेक्ट जस्ट मूव हुआ तो स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू था, उसको नाम क्या दे दिया? लिमिटिंग फ्रिक्शन. अब ऑब्जेक्ट मूव होने लगा, तो जब ऑब्जेक्ट एक सरफेस के ऊपर से मूव हो रहा है तब जो फ्रिक्शन इन्वॉल्व है उसको क्या बोलते हो? काइनेटिक फ्रिक्शन या फिर डायनामिक फ्रिक्शन. द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट कम्स इनटू पिक्चर व्हेन वन ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन द सरफेस ऑफ अनदर इज नोन एज काइनेटिक फ्रिक्शन और डायनामिक फ्रिक्शन. पक्का पक्का. अब ये जो डायनामिक फ्रिक्शन है या जो काइनेटिक फ्रिक्शन है, इसका भी सेम लॉ है. फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन. तो फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इक्वल टू सम कांस्टेंट, सिर्फ यहाँ पे म्यू के बोल देंगे, इनटू आर. और ये जो म्यू के है इसको पता है क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन. क्या बोलते हैं इसको? कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन. कोएफिशिएंट ऑफ kinetic friction. Therefore mu k equal to Fk by R. So coefficient of kinetic friction is the ratio of force of kinetic friction to that of normal reaction. Or what is force of static friction? Sorry, coefficient of static friction. It is the ratio of force of limiting friction to that of normal reaction. तो force of limiting friction और normal reaction का ratio क्या बोलते हो? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. काइनेटिक फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन के रेशियो क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन. वेरी गुड. और ये भी फोर्स अपॉन फोर्स है. ये भी क्या है? फोर्स अपॉन फोर्स. तो ये भी क्या है? डायमेंशनलेस है. क्या है ये? डायमेंशनलेस. पक्का पक्का. गुड गुड. श्योर श्योर. 100%. तो कितने टाइप के फ्रिक्शन देखे हमने? 3. कौन से 3? स्टैटिक,
लिमिटिंग एंड डायनामिक। एक्चुअली दो ही टाइप है, स्टैटिक एंड काइनेटिक। स्टैटिक के मैक्सिमम वैल्यू का नाम है लिमिटिंग, बराबर। और काइनेटिक फ्रिक्शन में दो टाइप और आते हैं, एक को बोलते हो स्लाइडिंग फ्रिक्शन और एक को बोलते हो रोलिंग फ्रिक्शन। तो देखेंगे अब वो टाइप्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, एक है स्लाइडिंग फ्रिक्शन और दूसरा है रोलिंग फ्रिक्शन। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है बता देता हूं मैं। तो लेट अस से ये एक सरफेस है एंड वी हैव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। एक हो गया ये ऑब्जेक्ट विच इज लाइक अ क्यूब, और एक हो गया स्पीयर, एक बॉल है ये, इट इज लाइक अ स्पीयर। बट अब जब मैं इस पे फोर्स लगाऊंगा तो ये ऑब्जेक्ट मूव होना स्टार्ट होगा। मतलब मैं ऑलरेडी काइनेटिक फ्रिक्शन की बात कर रहा हूँ, तो मैं अज्यूम करके चलूंगा कि जो भी मैंने फोर्स अप्लाई किया है वो ऑब्जेक्ट को मूव करवा पा रहा है, क्योंकि हम लोग किसका टाइप देख रहे हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो इट इज वेरी क्लियर कि हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं, मतलब बॉडी इज मूविंग। तो जब इस केस में बॉडी मूव होगा ना, तो उस केस में इफ यू रिमेंबर, यहाँ पे इस केस में एक ही पॉइंट होता है बॉडी का जो सरफेस के साथ कांटेक्ट में है। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट चेंज हो रहा है क्या? नहीं। तो यहाँ पे जो बॉडी मूव हो रहा है उसको क्या बोलेंगे? स्लाइडिंग मोशन। क्या बोलते हैं? स्लाइडिंग मोशन, बराबर। और स्लाइडिंग मोशन में बेसिकली होता ऐसा है कि इस बॉडी का हर एक पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल ले लो, वो लीनियर मोशन ही परफॉर्म करेगा। इट विल मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, इट विल मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। इसको बोलते हो ट्रांसलेशन मोशन। तो रिमेंबर, व्हेन all the particles of the body perform translational motion. कौन सा मोशन? Translational motion. When all the particles of the body perform translational motion. कौन सा मोशन? Translational motion. Then in that case the friction is known as sliding friction. अब लेकिन रोलिंग में क्या होता है? इमेजिन पहले ए पॉइंट कांटेक्ट में था, राइट, बी कांटेक्ट में नहीं था, अब बॉडी आगे गया। जब बॉडी मूव हो रहा है यहाँ पे, तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो चेंज हो रहा है। तो नाउ इमेजिन ये जो ए पॉइंट है वो यहाँ आ गया और बी पॉइंट यहाँ आ गया, तो बॉडी क्या हुआ? रोल हुआ। जब बॉडी रोल होता है तो दो चीजें होती है, इसका जो सेंटर होता है, सेंटर जिसको तुम सेंटर ऑफ मास बोलते हो, वो मैंने अलग अलग लेक्चर में लिया है, आपको अगर याद होगा तो जो सेंटर ऑफ मास है वो ट्रांसलेशन मोशन परफॉर्म करता है। क्या परफॉर्म करता है? ट्रांसलेशन। क्योंकि सेंटर ऑफ मास इज द ओनली पॉइंट जो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, बाकी सारे पॉइंट पता है क्या कर रहे हैं? रोटेशन। क्या कर रहे हैं? रोटेशन। तो इस केस में भी बॉडी मूव हो रहा है, तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन तो है, लेकिन बॉडी का मोशन स्लाइडिंग है कि रोलिंग है? रोलिंग है। तो रोलिंग मोशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ मोशन। विच टाइप्स ऑफ मोशन? ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। ट्रांसलेशन किसका? सेंटर ऑफ मास का, करेक्ट। और रोटेशन किसका? बाकी सारे पॉइंट्स का। तो ऐसे केस में जो फ्रिक्शन इन्वॉल्व होता है उसको क्या बोलते हो? रोलिंग फ्रिक्शन। तो हमने टाइप्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन टू, विच टू? स्लाइडिंग एंड रोलिंग। स्लाइडिंग फ्रिक्शन में all the particles of the body perform translation motion, and in case of rolling motion only center of mass performs translation and all other points perform rotational motion. Very good, good. अब एक काम करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं टू अंडरस्टैंड टू अंडरस्टैंड स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन के वैल्यूज, मतलब कौन सा फोर्स ज्यादा है समझने के लिए। तो विल प्लॉट अ ग्राफ। अब ये जो ग्राफ प्लॉट कर रहा है ना, इसमें वाई एक्सिस पे, अच्छा बाय द वे, ये सारे के सारे जो चीजें तुमको बता रहा हूँ ये मॉड्यूल्स में है। मॉड्यूल नंबर टू, उसमें फ्रिक्शन नाम का चैप्टर है, उसमें सब कुछ है। ये है आपका फ्रिक्शनल फोर्स। तो यहाँ पे मैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्लॉट कर रहा हूँ, और यहाँ पे प्लॉट कर लेते हैं हम लोग अप्लाइड फोर्स। कौन सा फोर्स? अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स मतलब कौन सा फोर्स? एक्सटर्नल फोर्स। कौन सा फोर्स? एक्सटर्नल फोर्स। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक सरफेस था, इस सरफेस पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे मैंने एक फोर्स लगा दिया, एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स कैपिटल एफ। तो वो कैपिटल एफ यहाँ प्लॉट कर रहा हूँ। वापस से मैं तुमसे एक चीज पूछता हूँ, जब तक बॉडी मूव नहीं हो रहा है तब तक कौन सा फ्रिक्शन है?
स्टार्टिंग फ्रिक्शन है। और जब तक बॉडी मूव नहीं हो रहा है, तुमने तो फोर्स लगाया, तो ये अप्लाइड फोर्स को किसने बैलेंस किया? फ्रिक्शन ने, बराबर। तो जब मैथमेटिकली सोचोगे तो मैथमेटिकली अप्लाइड फोर्स इक्वल टू फ्रिक्शन, सही है कि नहीं? मतलब फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स तुमने कौन से एक्सिस पे प्लॉट किया? y, और अप्लाइड फोर्स कहाँ प्लॉट किया? तो व्हाट इज y इक्वल टू x? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। एक्सीलेंट। तो ये ऐसा आता है, मतलब ये जो रीजन है ये स्टैटिक फ्रिक्शन का रीजन है। यहाँ तक क्लियर? पक्का? अब मैंने आपको बताया था कि हम लोग अप्लाइड फोर्स बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए और एक पर्टिकुलर स्टेज आया जब बॉडी जस्ट मूव हुआ। क्या हुआ? जस्ट मूव हुआ। तो जब बॉडी जस्ट मूव हुआ उसको तुमने क्या नाम दिया था? लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो ये तुम्हारा वैल्यू है लिमिटिंग फ्रिक्शन का। सो दिस पॉइंट करस्पॉन्ड्स टू लिमिटिंग फ्रिक्शन। इट इज अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। गुड। और एक बार बॉडी मूव होना स्टार्ट हो गया, when the body is moving on the surface of another object, तो फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो जाती है। क्या हो जाती है? कम हो जाती है, राइट? भूलना नहीं। उसके बाद से कांस्टेंट हो जाती है। इसको बोलते हो काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं इसको? तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन है। ये क्या है? काइनेटिक फ्रिक्शन। तो सबसे ज्यादा फ्रिक्शन कौन होता है? लिमिटिंग। स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? लिमिटिंग। इसका मतलब जब तक बॉडी मूव नहीं हो रहा है तब तक फ्रिक्शन ज़्यादा है, और एक बार बॉडी मूव होना स्टार्ट हो गया तो फ्रिक्शन कम हो जाता है। इसको क्या बोलते हो? काइनेटिक फ्रिक्शन। अब तक तुमको मैंने ये बताया ही नहीं कि ये फ्रिक्शन का सोर्स क्या है। हर एक फोर्स का एक सोर्स होता है। मैंने सिर्फ तुमको ये बताया कि व्हाट इज फ्रिक्शन। व्हाट इज फ्रिक्शन? अपोजिंग फोर्स। A force which opposes the motion of an object is called as friction. What is friction? Contact force. But मैंने तुमको ये नहीं बताया कि what is the source of friction. अभी सोर्स समझ लेंगे तो अपने आप समझेगा कि काइनेटिक फ्रिक्शन कम क्यों हो गया। स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन से वैल्यू काइनेटिक की कम क्यों हो गई, बाद में समझेगा आपको। तो पहले समझ लेते हैं व्हाट इज सोर्स ऑफ फ्रिक्शन। देखो ऐसा है, मैंने यहाँ पे आपको दो सरफेसेस दिखाए, एक ब्लॉक और एक टेबल। देखने को तो हमको लगता है कि दोनों स्मूथ है, लेकिन जब तुम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखोगे ना, मतलब जब तुम माइक्रोस्कोप से देखोगे तब, तो इन रियलिटी कोई भी सरफेस दिखता स्मूथ होता नहीं है। तो देयर आर सम इरेगुलरिटीज। कोई भी सरफेस हो, नो मैटर हाउ स्मूथ यू ट्राई टू मेक, थोड़ा बहुत इसमें ऐसा हिल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर होता है, ऐसा अप्स एंड डाउन होता है। इसको बोलते हैं इरेगुलरिटी। करेक्ट। और जो ऊपर का ऑब्जेक्ट है उसमें भी ऐसा ही होता है। तो जो ऊपर ऑब्जेक्ट रखा है ना उसका भी सरफेस ऐसा ही है, इरेगुलर है। नाउ द आइडिया हियर इज, जो ऊपर का ऑब्जेक्ट है उसके मॉलिक्यूल्स और जो नीचे का सरफेस है उसके मॉलिक्यूल्स, दे आर अट्रैक्टिंग ईच अदर। और क्योंकि ऊपर का ऑब्जेक्ट वो अलग सब्सटेंस था, नीचे का अलग सब्सटेंस था, तो डू यू रिमेंबर व्हाट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट टाइप? सबसे पहले द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स इज नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। किसी भी दो मॉलिक्यूल में जो भी फोर्स होता है उसको क्या बोलते हो? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अगर दो सेम टाइप के मॉलिक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो उसको बोलते हो कोहेसिव फोर्स। क्या बोलते हो? फॉर एग्जांपल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वन वाटर मॉलिक्यूल एंड अदर वाटर मॉलिक्यूल। लेकिन अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हो, मतलब टू मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, उसको बोलते हो एडहेसिव फोर्स। क्या होता है? सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑब्जेक्ट एंड द सरफेस इज एडहेसिव फोर्स। अब थोड़ा लॉजिकली सोचो, जब तक ऑब्जेक्ट मूव नहीं हो रहा है ना तब तक एडहेसिव फोर्स ज़्यादा होता है। एडहेसिव फोर्स ज़्यादा होता है तो ऑब्जेक्ट को मोशन में सेट करने के लिए फोर्स ज़्यादा लगता है। जाने नहीं देंगे तुझे, ये दोनों की दोस्ती इतनी स्ट्रांग है। नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। लेकिन एक बार ऑब्जेक्ट मूव होना स्टार्ट हो गया, एक बार दोस्त छोड़ के चला गया, तो धीरे धीरे पहले दिन दुख होता है, दूसरे दिन दुख कम होता है,
तीसरे दिन दुख और कम होता है, फिर बाद में आदत सी हो जाती है, सही है ना। अब तो आदत सी है मुझको। तो रिमेंबर, फिजिक्स इज रियल, लाइफ इज नथिंग डिफरेंट। तुम लोग एंजॉय करोगे फिजिक्स को अगर तुम ऐसा कुछ ना कुछ कनेक्शन बिठाओगे। तो जब ये ऑब्जेक्ट मूव होने लग गया तो एडहेसिव फोर्स क्या हो गया, कम। एडहेसिव फोर्स कम हो गया तो अपोजिशन क्या हो गया, कम। तो बट ऑब्वियस काइनेटिक फ्रिक्शन शुड बी लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। सिंपल सी बात है। इट इज जस्ट बिकॉज व्हेन द ऑब्जेक्ट starts moving, the adhesive force between the surface of object and the surface of the table, other body, it reduces। क्योंकि वो फोर्स कम हो गया तो फ्रिक्शन की वैल्यू भी क्या हो गई, कम हो गई। गुड गुड। अब अगला टॉपिक। तो यहां तक क्लियर है क्या, क्लियर क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, पक्का पक्का। टेल मी 3 टाइप्स ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। Static, limiting, and tell me 2 types of kinetic friction. Sliding and rolling. Excellent. What is coefficient of static friction? अरे डेफिनेशन पूछ रहा हूँ मैं। F upon R. What is F? Force of limiting friction. और R क्या है? Normal reaction. What is coefficient of kinetic friction? Force of kinetic friction अपॉन नॉर्मल रिएक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन में से ज्यादा किसकी वैल्यू होती है, किसकी होती है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। वेरी गुड। अब हमको देखना है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन देखो बहुत सिंपल है ये भी। नोट्स में या टेक्स्ट बुक में कैसा लिखते हैं उसको छोड़ दो, हम लोग एकदम सिंपल वे में डिफाइन करेंगे। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो एक सरफेस पे रखा है। गुड। आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। पहले तो मेरे को ये बताओ, इस ऑब्जेक्ट पे अभी तक मैंने एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया, तो इस ऑब्जेक्ट पे कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है, mg मतलब वेट, विच इज वर्टिकली डाउनवर्ड्स। वेरी गुड, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। और नॉर्मल रिएक्शन विच इज वर्टिकली अपवर्ड्स एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सही है, गुड। अब एक बात बताओ, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट पे एक एक्सटर्नल फोर्स लगा दूं F या फिर P, जो भी नाम देना यू कैन गिव, नो प्रॉब्लम। लेट अस से P इज पुलिंग फोर्स, P। तो मैं ऑब्जेक्ट को पुल करने की कोशिश कर रहा हूं टू द राइट। फ्रिक्शन कहाँ होगा, अपोजिट। कहाँ होगा, अपोजिट। तो नॉर्मली थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान होना चाहिए। नॉर्मली जो फ्रिक्शन होता है ना, वो पता है कहाँ होता है, जहां बॉडी और सरफेस का कांटेक्ट हो। बॉडी और सरफेस का क्या हो, कांटेक्ट। क्या हो, कांटेक्ट। लेकिन याद है चैप्टर नंबर 2 ऑफ 11 मैथमेटिकल मेथड्स, वेक्टर्स, मैंने आपको बोला था कि एक वेक्टर को तुम जहां चाहो वहां रख सकते हो। कंडीशन ये है, क्या है, कि तुम उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करोगे। तो यहाँ पे सकता हूँ, एक्चुअली फ्रिक्शन यहाँ पे है, लेकिन मैं इसमें यहाँ दिखा सकता हूँ क्या, यस, पक्का। क्वेश्चन नंबर 2, पहला क्वेश्चन था कि इस ऑब्जेक्ट पे कौन से फोर्स एक्ट हो रहे हैं। एक है नॉर्मल रिएक्शन और दूसरा है फ्रिक्शन। ये दोनों फोर्सेस अगर तुम नोटिस करोगे, नॉर्मल रिएक्शन ऑब्जेक्ट पे किसने लगाया, सरफेस ने, और फ्रिक्शन पे किसने लगाया, सरफेस। वेरी गुड। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट पे 2 फोर्सेस लगा रहा है सरफेस, एक है नॉर्मल रिएक्शन और दूसरा है फ्रिक्शन। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ होगा, अलोंग द डायगोनल, अलोंग द, याद है क्या पैरेललोग्राम लॉ। अगर मेरे पास 2 वेक्टर्स है and if these 2 vectors are starting from the same point, tail is at the same point, तो the resultant vector कहाँ होता है, along the diagonal। तो ये हो गया resultant vector। क्या हो गया ये, resultant vector। बराबर, पक्का पक्का। इसको कुछ नाम देना पड़ेगा, some name I have to give। तो कुछ नाम दे देते हैं इसको, resultant नहीं है तो इसको मैं बोल देता हूँ let us say कैपिटल F या F dash, doesn't matter। करेक्ट, गुड। तो ये F dash कौन है, रिजल्टेंट है। किसका रिजल्टेंट है, नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन। ये नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन ऑब्जेक्ट पे किसने लगाया था, सरफेस ने। बराबर, करेक्ट। तो ये जो F डैश है, ये F और R का क्या है, रिजल्टेंट।
और इसने जो एंगल बनाया विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्मल रिएक्शन, इस एफ डैश ने नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो एंगल बनाया उसको पता है क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। डिफाइन कैसे करोगे? एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज द एंगल मेड बाय the resultant of normal reaction and friction with respect to normal reaction, क्योंकि एंगल तुमने नॉर्मल रिएक्शन से मेजर किया ना, पक्का कि तुमने फ्रिक्शन से किया? किससे किया? नॉर्मल रिएक्शन। तो डिफाइन कैसे करोगे? एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज डिफाइंड एज द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्मल रिएक्शन। पक्का पक्का। अब इसकी वैल्यू भी चाहिए। अब वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं? बहुत सिंपल सा काम है। ये जो फोर्स है एफ फ्रिक्शन, इसको इधर ड्रॉ कर सकता हूं मैं? यस कर सकता हूं ना? हाँ पक्का पक्का यस। तो ये फोर्स, ये भी क्या हो गया? एफ। और ये साइड क्या था? आर। आर था ना ये? व्हाट इज tan थीटा? विच साइड बाय विच साइड? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट कौन है? एफ। एडजेसेंट कौन है? आर। सो थीटा क्या बन गया? tan inverse of f by r बन गया। एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज tan inverse of f by r, where f is friction and r is normal reaction। पक्का पक्का, गुड गुड, 100%। अगला टॉपिक है रिजल्टेंट फोर्स एक्सर्टेड बाय सरफेस ऑन द ब्लॉक। अच्छा, इसको आपके बुक में ना एस नाम दिया है। अभी मुझे को याद आया कि ये जो रिजल्टेंट फोर्स है ना, आपके नोट्स में, आपके मॉड्यूल्स में इसको एस नाम दिया है, तो मैं भी एस बोल देता हूँ, एस, जस्ट टू कीप इट कंसिस्टेंट विथ योर नोट्स। ठीक है, गुड। अब हमको देखना है नेक्स्ट टॉपिक है रिजल्टेंट फोर्स exerted by block on the surface। Resultant force exerted by the surface on the block। चलो ये तो सिंपल काम है। अब सरफेस ने ब्लॉक पे कौन सा फोर्स लगाया? नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन। तो रिजल्टेंट क्या हुआ? एस। तो बस एस की वैल्यू पूछी है, बताओ एस की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे? डू यू सी दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल? यस। कैन वी अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम? यस। तो डू अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। बताओ एस स्क्वायर इक्वल्स टू एफ स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। वेरी गुड। तो एस इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस, बट डू यू नो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज न्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। किसने बोला? मैंने तो बोला अभी थोड़ा टाइम पहले। व्हाट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन? म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। हाँ, ये म्यू होगा कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ मोशन में नहीं है। हमने कहीं बोला कि ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है? नहीं। तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन है। अगर ऑब्जेक्ट मूव हो रहा होता तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन होता। गुड। लेकिन फॉर्मूला तो सेम बनता। ये सब्स्टिट्यूट कर दो। कर दिया सब्स्टिट्यूट? तो एस इक्वल टू क्या होगा? अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एस इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर आ गया कॉमन, म्यू स्क्वायर प्लस 1, आर आ गया बाहर, तो आर अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस 1। सही है। बट डू यू नो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, ये सरफेस हॉरिजॉन्टल था क्या? हाँ ना, पहले भी दिखाया मैंने, इससे पहले भी दिखाया मैंने। करेक्ट। यू नो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे आर किसको बैलेंस करता है? एम जी को। तो ये जो आर है यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? एम जी। क्या लिख सकता हूँ? एम जी। तो एस इक्वल टू क्या बन गया? एम जी अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस 1। पक्का पक्का, यहाँ तक क्लियर? क्लियर, श्योर श्योर, गुड। अब देखो और एक चीज क्लियर कर देता हूँ मैं पहले से ही। क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त मैं तुमको ये सारे लंबे लंबे स्टेप्स नहीं करके देने वाला हूँ, वहाँ पे शॉर्टकट्स आएंगे। फिर क्वेश्चन ये होता कि अभी क्यों करवा रहा हूँ? इट इज जस्ट दैट यू नो हाउ टू फाइंड आउट कंपोनेंट्स एंड हाउ टू फाइंड अ पर्टिकुलर इक्वेशन, क्योंकि कब क्या क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में नहीं बोल सकते हो तुम। तो क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त मैं शॉर्टकट्स बताऊंगा, लेकिन अभी मेरा काम है कि तुमको प्रोसेस पता होना चाहिए कि कैसे हम लोग इक्वेशन बनाते हैं, कैसे हम लोग फोर्सेस के कंपोनेंट्स करते हैं, एक ऑब्जेक्ट पे कौन सा फोर्स लग रहा है। तो सरफेस ने ऑब्जेक्ट पे दो टाइप के फोर्स लगाता है। कौन से दो? नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन। कौन से दो?
नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन, कौन से दो? नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन, पक्का? नाउ इमेजिन सरफेस इज स्मूथ, स्मूथ सरफेस मतलब क्या? नो फ्रिक्शन, नो फ्रिक्शन का मतलब पता है क्या होता है? म्यू की वैल्यू जीरो, कितनी? जीरो। तो रिमेंबर इफ म्यू इज जीरो मतलब सरफेस इज स्मूथ, तो व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ एस? क्या आ जाएगी? म्यू की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो जीरो प्लस वन इज वन, वन का रूट इज वन, तो क्या हो जाएगा? हाँ, तो ये तो तुमको पहले से पता है ना, तुमको पहले से ही पता है R इक्वल टू एम जी। जब फ्रिक्शन है ही नहीं, इमेजिन फ्रिक्शन नहीं है, नहीं है फ्रिक्शन, तो अगर फ्रिक्शन नहीं है तो सरफेस ऑब्जेक्ट पे एक ही फोर्स लगा रहा है, कौन सा? एक आर। तो उस केस में जो सरफेस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा है, क्या लगा रहा है? आर। उसकी वैल्यू क्या आने वाली है? एम जी, क्योंकि फ्रिक्शन है क्या? नहीं है। क्या फ्रिक्शन? तो जब फ्रिक्शन नहीं हो तो सरफेस ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगाता है वो मिनिमम होता है, क्या होता है? और वो क्या होता है? mg। क्या होता है वो? mg। क्या होता है वो? mg। और अगर फ्रिक्शन जीरो नहीं हो, अगर फ्रिक्शन जीरो नहीं हो तो सरफेस फोर्स लगाता है, कितना लगाता है? दो, ये लिखा ना तुमने ये? हाँ, तो क्या आता है ये? एम जी अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस वन। इसका मतलब कोई भी सरफेस किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगाता है, रिजल्टेंट फोर्स एस, उसकी वैल्यू एम जी से ग्रेटर देन और इक्वल टू एंड लेस देन एम जी अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस वन। ओके, गुड, इट्स वेरी सिंपल। लेट अस से आई हैव एन ऑब्जेक्ट जिसका मास है m, वो एक सरफेस पे रखा है, तो वेट कितना हो गया? mg। तो वो वेट को किसने बैलेंस कर दिया? नॉर्मल रिएक्शन, और फ्रिक्शन नहीं है। इसका मतलब सरफेस ऑब्जेक्ट पे एक ही फोर्स लगा रहा है, कौन सा? mg। तो दैट इज द मिनिमम फोर्स एक्सर्टेड बाय द सरफेस ऑन द ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर साथ में फ्रिक्शन भी हो, क्या हो? फ्रिक्शन भी हो, तो अब सरफेस ऑब्जेक्ट पे कितने फोर्स लगा रहा है? दो। कौन से दो? नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन, बराबर। उस केस में तुमको फोर्स की वैल्यू क्या मिली? एम जी रूट ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस वन। मतलब मिनिमम वैल्यू ऑफ एस कितनी है? एम जी, और मैक्सिमम कितनी है? एम जी अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस वन। तो रिजल्टेंट फोर्स एक्सर्टेड बाय द सरफेस ऑन द ऑब्जेक्ट लाइज ऑलवेज बिटवीन एम जी एंड एम जी रूट ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस वन। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको कि ये क्यों पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्वेश्चन में ऐसा बोला होगा कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 10 kg है, कितना है? 10 kg, और g की वैल्यू भी 10 यूज कर लो, 9.8 की जगह पे क्या यूज कर लो? 10। क्या यूज कर लो? 10, बराबर। और फ्रिक्शन की वैल्यू लेट अस से जस्ट फॉर एन एग्जांपल बोल रहा हूँ मैं, मुझे कुछ तो वैल्यू बतानी है, तो फ्रिक्शन की वैल्यू लेट अस से इट इज 0.5। कितना? 0.5, करेक्ट। तो आपको पूछा होगा अगर व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स exerted by the surface on the object, उसकी वैल्यू m इंटू जी। m कितना था? 10। जी कितना था? 10। 10 इंटू 10 100। 100, ये भी 100 से। म्यू की वैल्यू कितनी है? 0.5 का स्क्वायर कितना होता है? 0.25 प्लस वन कितना होता है? 1.25। 1.25 का रूट पता है? व्हाट इज 121 का रूट? 121 11। तो व्हाट इज 1.21 का रूट? 1.1। तो व्हाट इज 1.25 का रूट? 1.2 के आसपास से 1.1 ऐसा कुछ आएगा। वो कितना आएगा? 1.1। कितना आएगा? 1.1। तो ये पूरा रूट कितना हो गया? 1.1 इंटू कितना हो गया? 100। व्हाट इज 1.1 इंटू 100? 110। तो तुम्हारा आंसर 100 और 110 के बीच में आ सकता है। उससे कम या उससे ज्यादा आ रहा है मतलब तुमने कहीं तो कैलकुलेशन में गड़बड़ कर दी। दया पता लगाओ। वो दया खुद हो तुम, क्योंकि तुमको कोई हेल्प करने तो नहीं आने वाला ना तब। तो दिस आर सम बेसिक्स ऑफ स्कोरिंग गुड इन एग्जाम। तुमको एक रफ आइडिया होना चाहिए कि हमारा आंसर कहाँ से कहाँ तक आ सकता है। एकदम ही ऑफ चला गया, मे बी 500 आंसर आ रहा है, हो ही नहीं सकता 500, कैसे होगा 500? तो एक रफ आइडिया यू शुड हैव कि व्हाट आंसर्स आई कैन गेट। पक्का पक्का, गुड। व्हाट इज द मिनिमम फोर्स एक्सर्टेड बाय अ सरफेस ऑन द ब्लॉक? mg। व्हाट इज द मैक्सिमम फोर्स? mg रूट ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस वन। गुड। अगला टॉपिक है एंगल ऑफ रिपोज। ये भी सिंपल है।
एंगल ऑफ रिपोज। अब पहले एंगल ऑफ रिपोज क्या है वो समझने से पहले लेट अस टेक अ सिचुएशन। हमारे पास ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक इंक्लाइन प्लेन है। जिनको पता ही नहीं इंक्लाइन प्लेन क्या होता है बता देता हूँ। इंक्लाइन प्लेन में जो प्लेन है वो हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बनाता है, इट मेक्स सम एंगल। फॉर एग्जांपल बुक दे दो, बुक। ठीक है, जस्ट लीव दैट बुक। तो अब ऐसा है, लुक, ये हॉरिजॉन्टल है, दिस इज हॉरिजॉन्टल एंड देन यू टेक इट लिटिल अप। तो ये जो प्लेन है, प्लेन, इसने हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बनाया, इसको बोलते हो इंक्लाइन प्लेन। क्या बोलते हो? इंक्लाइन प्लेन। क्या बोलते हैं इसको? इंक्लाइन प्लेन। नाउ इमेजिन हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था जो इस इंक्लाइन प्लेन पर रखा है। तो वी हैव एन ऑब्जेक्ट विच इज केप्ट ऑन दिस इंक्लाइन प्लेन। एंगल ऑफ रिपोज तो बाद में डिफाइन करूंगा, मेरे को पहले ये बताओ, सबसे पहले ये बताओ, ये जो ऑब्जेक्ट है इसका जो वेट है mg वो वर्टिकली डाउनवर्ड्स, तो ये हो गया वर्टिकली डाउनवर्ड्स, mg इज वर्टिकली डाउनवर्ड्स। अब एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है? मेरे पास एक प्लेन था, प्लेन के ऊपर एक ऑब्जेक्ट था, राइट, और ये ऑब्जेक्ट नीचे स्लाइड नहीं हो रहा है। स्लाइड हो रहा है क्या? नहीं। तो मैं एंगल क्या करूंगा? बढ़ाऊंगा। क्या करूंगा? मैं एंगल बढ़ाते जाऊंगा, बढ़ाते जाऊंगा, बढ़ाते जाऊंगा एट अ पर्टिकुलर एंगल ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। दिस ब्लॉक स्टार्ट्स स्लाइडिंग डाउन, जस्ट स्लाइडिंग डाउन, राइट। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था जो इंक्लाइंड प्लेन पे था, वो स्लाइड नहीं हो रहा है, तो मैंने एंगल बढ़ा दिया, बढ़ा दिया, बढ़ा दिया एट अ पर्टिकुलर एंगल, द ब्लॉक जस्ट स्टार्ट्स स्लाइडिंग डाउन। उसको पता है क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिपोज। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिपोज। तो फिलहाल इसको मैं डिनोट करता हूँ लैम्डा से। सो एंगल ऑफ रिपोज इज द मिनिमम एंगल, मिनिमम, कम से कम एंगल, मिनिमम एंगल मेड बाय द इंक्लाइंड प्लेन विद रिस्पेक्ट टू horizontal for which the object just starts sliding down, just starts sliding down। ये याद रखना, just वर्ड इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, आगे काम में आएगा। अब यू शुड ऑल्सो नो, चलो एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, सम लाइन। ये mg था, mg रहेगा, यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लिया एंड यू नीड टू मेक श्योर कि जो लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ना वो इस सरफेस को परपेंडिकुलर होना चाहिए, नहीं हो तो करना पड़ेगा। गुड। अब ऐसा क्यों? फॉर एग्जाम्पल इसको लाइन नंबर 1 बोलता हूँ, इसको लाइन नंबर 2 बोलता हूँ, इसको लाइन नंबर 3 बोल दिया, इसको लाइन नंबर 4 बोल दिया। इसको अगर एक्सटेंड किया तो तुमको दिख रहा है ये लाइन 3 लाइन 2 को क्या है? परपेंडिकुलर। ये लाइन 4 लाइन 1 को क्या है? परपेंडिकुलर। तो जब दो लाइंस में एंगल लैम्डा हो तो उन दोनों लाइंस को परपेंडिकुलर लाइंस में भी एंगल लैम्डा ही होता है। तो लाइन नंबर 3 2 को परपेंडिकुलर है क्या? हाँ। लाइन नंबर 4 1 को है क्या? हाँ। 1 और 2 में कितना एंगल है? लैम्डा। तो 3 और 4 में कितना होगा? लैम्डा। तो ये एंगल कितना होगा? लैम्डा। हाउ मच? लैम्डा। तो ये एंगल आ गया सेम। फिर आपको पता होना चाहिए एंगल को लग के जो कंपोनेंट होता है वो कॉस होता है कि साइन होता है? कॉस। तो पता है कौन है? mg cos लैम्डा। और आपको फिर ये भी पता होना चाहिए कि mg cos लैम्डा को परपेंडिकुलर कौन होता है? mg sin लैम्डा। करेक्ट है। और ये पता है कौन था? नॉर्मल रिएक्शन। कौन था? नॉर्मल रिएक्शन। कौन था? नॉर्मल रिएक्शन। ये डायग्राम देख के बताओ किसने किसको बैलेंस किया? नॉर्मल रिएक्शन ने mg cos लैम्डा। वन मोर क्वेश्चन, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हो? कहाँ है फ्रिक्शन? ऑब्जेक्ट जब नीचे आने की कोशिश करेगा तो फ्रिक्शन उसको अपोज करेगा ना। हाँ, तो इधर है फ्रिक्शन, राइट। अब मुझे बताओ, तुमने पहला तो सही बोल दिया कि नॉर्मल रिएक्शन ने किसको बैलेंस कर रखा है? mg cos लैम्डा, इक्वेशन नंबर 1। अब मुझे बताओ फ्रिक्शन किसको बैलेंस कर रहा है? mg sin लैम्डा। अब मैं जब इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर देता हूँ, इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय 1, तो f बाय r, क्योंकि 2 क्या था?
एफ इक्वल टू, और 1 क्या था, आर इक्वल टू, तो ये क्या लिखेंगे, एम जी साइन लैम्डा अपॉन क्या लिखेंगे, एम जी कॉस लैम्डा, एम जी कैंसल, वेरी गुड। व्हाट इज साइन बाय कॉस, tan, तो एफ बाई आर इक्वल टू कितना हो गया, tan लैम्डा। लेकिन तुमको याद है, इतना तो याद है मुझे, मैं बीच बीच में गाने गाता हूँ, आई एम यूज टू इट, इतना तो याद है मुझे। कितना याद है तुम्हें, एफ बाई आर क्या था, tan लैम्डा, tan लैम्डा यहाँ से आया और वहां से क्या आया, tan थीटा। तो इक्वेशन नंबर 3 और 4 से तुम क्या बोल सकते हो, what you can say that tan lambda equals to, इसका मतलब लैम्डा इक्वल्स टू थीटा, इसका मतलब एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो तुमको एंगल ऑफ रिपोज अलग से फाइंड करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट था तो तुमको पता होना चाहिए था, सेम आता है। गुड, पक्का, श्योर श्योर, 100%। तो आइडियली स्पीकिंग एंगल ऑफ रिपोज इज द मिनिमम एंगल made by the inclined plane with respect to horizontal, for which the object kept on the inclined plane just starts sliding down। ये just word friction में बहुत important है, extremely important, नहीं तो इसके questions में गलती हो जाएगी अगर तुमने ये word अच्छे से नहीं पढ़ा तो। और हम लोग तो देखने वाले वैसे क्वेश्चन भी जहाँ पे एक सिंगल वर्ड मिस होने की वजह से आंसर कैसे गलत हो जाते हैं। देन अगला टॉपिक है नेसेसरी फोर्स इन डिफरेंट कंडीशंस। चलो ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज नेसेसरी फोर्स इन डिफरेंट कंडीशंस। नेसेसरी फोर्स इन डिफरेंट कंडीशंस, वो आपके मॉड्यूल्स में नाम है कैलकुलेशन ऑफ नेसेसरी फोर्स इन डिफरेंट कंडीशंस। और ये एग्जैक्टली वही टॉपिक है जिसकी मैं बात कर रहा था कि मैं तुमको अभी सिर्फ इक्वेशन डिराइव करके दूंगा, सिर्फ तुमको पता होना चाहिए कि इक्वेशंस बनते कैसे हैं, इनको याद रखने की जरूरत नहीं है। और अगर याद रखना पड़ा भी तो याद भी कैसे रखते वो भी बताऊंगा मैं, बट आई डू नॉट रिकमेंड मेमोराइजिंग, वो मेमोराइज करने से बेटर है डिराइव कर लो, जल्दी आ जाता है आंसर। तो अलग अलग कंडीशन है, मतलब एक ऑब्जेक्ट है वो एक सरफेस पे रखा है, देयर इज एन ऑब्जेक्ट व्हिच इज केप्ट ऑन सरफेस एंड देयर आर डिफरेंट कंडीशन। जैसे फॉर एग्जांपल गोइंग बैक हियर, यहाँ पे या फिर यहाँ पे, ये एक पर्टिकुलर कंडीशन है जिसमें सरफेस क्या है, हॉरिजॉन्टल, उसके ऊपर क्या है, ब्लॉक। ठीक, ब्लॉक को मुझे मूव करना है, क्या करना है, क्या करना है, मूव। तो मुझे अगर ब्लॉक को मूव करना है तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स। वेरी गुड। फोर्स दो टाइप के होते हैं, पुश एंड पुल। दरवाजे पे लिखा होता है ना, पुश धक्का दो, पुल खींचो। तो अगर मेरे पास एक ब्लॉक है जो एक सरफेस पे रेस्ट पे है, अगर मुझे इसको मूव करना है तो मैं दो टाइप की फोर्स लगा सकता हूँ, इधर पुश और पुल, राइट। उसमें भी टाइप्स है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको पुल कर रहा हूँ, खींच रहा हूँ, तो खींच रहा हूँ तो हो सकता है कि मैं ऐसा खींच रहा हूँ इन द डायरेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल, हो सकता है मैं ऐसा खींच रहा हूँ। तो यहाँ पे भी पुल फोर्स है, यस, लेकिन पुल फोर्स इज एट सर्टेन एंगल थीटा या फिर अल्फा, जो भी नाम देना होगा वो, राइट। तो एक एक करके हम देखेंगे, और अभी तो मैंने सिर्फ लिया है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ब्लॉक। मे बी यू हैव दिस कंडीशन वेयर यू हैव अ ब्लॉक ऑन इंक्लाइन प्लेन और तुमको इस ब्लॉक को ऊपर ले जाना है। तो वैसे 4-5 केसेस देखेंगे हम। तो पहला केस, मिनिमम पुलिंग फोर्स P at an angle alpha from horizontal। minimum pulling force P at an angle alpha from horizontal। तो पहले तो सिचुएशन समझ लो। तो हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इस पे हमारे पास एक ब्लॉक है, ब्लॉक का वेट W बोल दो, इफ यू वांट mg बोल दो, तुम्हारी मर्जी। मैं दो लेटर नहीं लिखना चाहता हूँ, इसके लिए मैं W बोल देता हूँ। नॉर्मल रिएक्शन को R बोल देते हैं।
अब इस पे हम लोग एक पुलिंग फोर्स लगा लेते हैं, ये है पुलिंग फोर्स। और ये जो पुलिंग फोर्स है, ये जो पुल फोर्स है, इसमें हॉरिजॉन्टल के साथ, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसके साथ जो एंगल बना है उसको क्या बोल दिया हमने, अल्फा। ये फोर्स को क्या नाम दे दिया हमने, पी। क्या नाम दे दिया, पी। तो अब ये जो पी है, इसके दो कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट होगा यहाँ पे, कौन सा कंपोनेंट है, पी कॉस अल्फा, क्योंकि एंगल को लग के, मतलब एंगल को एडजेसेंट कौन सा होता है, कॉस। वो डेफिनेट, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉस, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो लॉजिकली सोचो, जब तुम बोल ही रहे हो कि एडजेसेंट, तो एडजेसेंट कंपोनेंट कौन होता है, कॉस। कौन होता है, कॉस। और यहाँ पे कौन जाएगा, साइन। कौन आएगा, साइन। तो ये कौन है, पी साइन अल्फा, राइट। अब थोड़ा और सोचोगे तो समझेगा कि इस ऑब्जेक्ट को आगे लेके जाने के लिए पूरा पी यूज हुआ कि पी का एक कंपोनेंट यूज हुआ, एक कौन सा कंपोनेंट, पी कॉस अल्फा। तो ऑब्जेक्ट कहाँ जाना शुरू करेगा, राइट, आगे, राइट में, टुवर्ड्स द राइट। तो फ्रिक्शन कहाँ होगा, अपोजिट। कहाँ होगा, अपोजिट। तो ये हो गया तुम्हारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, करेक्ट, पक्का पक्का। अब मुझे ये सारा डायग्राम देख के बताओ कौन सा फोर्स क्या काम कर रहा है। P cos अल्फा, इसको किसने बैलेंस कर दिया, फ्रिक्शन, इक्वेशन 1। ऊपर दो फोर्सेस थे, कौन से दो फोर्सेस थे, P साइन अल्फा प्लस R, इसने किसको बैलेंस कर दिया, mg मतलब वेट को। तो यू हैव P साइन, अच्छा बाय द वे, अब इसके बाद जो हमको 5-6 केसेस देखने हैं ना, उसमें भी फिर दिक्कत क्या आती है। चलो पहला तो याद आ गया, डेरिवेशन। अगला टॉपिक, उसको अगला टॉपिक, डेरिवेशन के स्टेप्स याद नहीं रहते, याद रखना ही नहीं है तुमको। नंबर 1, स्टेप नंबर 1 याद रखना, फाइंड एफ, फ्रिक्शन फाइंड किया। स्टेप नंबर 2, फाइंड आर, क्या फाइंड करोगे, आर। स्टेप नंबर 3, एफ इक्वल टू म्यू आर, एफ इक्वल टू म्यू आर। तो एफ इक्वल टू म्यू आर में एफ और आर क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट, बन गया इक्वेशन। तो देखो वो सारे स्टेप्स परफॉर्म करूंगा मैं यहाँ पे। स्टेप नंबर 1 एफ फाइंड करो, हुआ क्या एफ, यस। स्टेप नंबर 2 क्या फाइंड करो, आर। तो यहाँ से आर क्या बन गया, W माइनस पी साइन अल्फा। इसके बाद स्टेप नंबर 3 क्या बोला तुमको मैंने, एफ इक्वल टू म्यू आर, राइट। बट वी नो दैट एफ इक्वल टू क्या हो गया, म्यू आर, इक्वेशन नंबर 3। So therefore from equation number 1, 2 and 3, what is F? What is F? P cos alpha equal to mu. What is R? What is R? अरे R क्या है R? W minus P sin alpha। तुमको क्या फाइंड करना था, मिनिमम पुलिंग फोर्स P। मतलब इक्वेशन किसका बना रहे हो, किसका बना रहे हो, P का। किसका बना रहे हो, P का। तो ऐसा करो, P cos अल्फा इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ W माइनस म्यू P साइन अल्फा, बराबर। इसको इधर ले आओ, तो P cos अल्फा प्लस म्यू P साइन साइन अल्फा, म्यू P साइन अल्फा, पक्का, इक्वल टू क्या होगा, म्यू W, बराबर। अब थोड़ा सा प्रॉब्लम है इधर, क्या प्रॉब्लम है बताओ। इसमें से P तो कॉमन निकल जाएगा, लेकिन म्यू, म्यू प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ना म्यू। हाँ तो बताओ क्या करेंगे, मुझे P चाहिए, आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट P, आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट P। हम्म, ओके, म्यू इक्वल टू एफ बाई एस, म्यू इक्वल टू एफ बाई एस। मुझे P फाइंड करना है, P, आई वांट टू हैव इक्वेशन ऑफ P। हाउ डू आई फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ P, क्योंकि फिजिक्स का पार्ट खत्म हो गया, यहाँ पे भी मैथ्स है। तुमको साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी वाले फॉर्मूला लगने वाले हैं आगे आगे। तो मुझे P फाइंड करना है, हाउ डू आई फाइंड आउट P। कॉस अल्फा को डिवाइड कर लेंगे, व्हाट
will you do in this case? हाँ, tan अल्फा कैसे tan अल्फा बनेगा? म्यू, म्यू को tan अल्फा लिखोगे? हाँ, ओके, दैट कैन बी डन, सही है, गुड, ऐसा हो सकता है, यू कैन डू दैट। तो P इक्वल टू कॉस अल्फा और म्यू की जगह पे tan 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 अल्फा tan थीटा क्या? tan अल्फा आता है क्या? लेकिन tan अल्फा आता है क्या? म्यू इक्वल tan अल्फा आता है क्या? तो ये जो छोटा सा एक्सरसाइज तुमको दिया मैंने करने के लिए, एग्जैक्टली दिस आर द स्टेप्स जहां पे एग्जाम में आके अटक जाते हैं, इसके आगे क्या करना है समझ में नहीं आता। म्यू इज नथिंग बट कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, यस और नो? यस, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज tan थीटा, यस और नो? यस, अभी तो देखा था म्यू इक्वल टू tan थीटा, देखा था ना? अरे म्यू इक्वल टू tan थीटा देखा था कि नहीं देखा था? म्यू इक्वल टू एफ बाई आर, बट एफ बाई आर इज tan थीटा, तो tan थीटा इसको लिखोगे w माइनस p साइन अल्फा, तो p cos अल्फा इक्वल टू tan थीटा, व्हाट इज tan थीटा? साइन थीटा बाय cos थीटा, w माइनस p साइन अल्फा। इस cos थीटा को यहां ले लो, ले लिया क्या? तो क्या हो गया? p cos अल्फा cos थीटा इक्वल टू क्या आया था? p cos अल्फा cos थीटा इक्वल टू w sin थीटा माइनस p sin अल्फा sin थीटा, इसको यहां ले आओ। ले आया क्या? पक्का पक्का। तो p cos अल्फा cos थीटा प्लस p sin अल्फा sin थीटा इक्वल टू क्या आया? w sin थीटा। तो p कॉमन आ गया, cos अल्फा cos थीटा प्लस sin अल्फा sin थीटा इक्वल टू क्या आ गया? w sin थीटा, यस और नो? यस। व्हाट इज cos a cos b प्लस sin a sin b? cos ऑफ a माइनस b। तो p cos ऑफ अल्फा माइनस थीटा w sin थीटा। आई हैव अ क्वेश्चन, cos ऑफ अल्फा माइनस थीटा की थीटा माइनस अल्फा दोनों एक ही बात है। क्यों? क्योंकि cos इज एन इवन फंक्शन। अभी मैं बताता हूँ, पहले खत्म कर लेता हूँ फिर और इवन फंक्शन बताता हूँ, इसलिए बोला था ना इसका कि मैथ्स चालू हो जाता है। तो w sin थीटा अपॉन cos ऑफ अल्फा माइनस थीटा। अब जिनका मैथ्स की क्लास में ध्यान नहीं था, अभी ध्यान दे दो। कोई भी फंक्शंस को आप दो टाइप में कैटेगराइज करते हो, इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन। में एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ आपको। लेट अस से मेरे पास एक फंक्शन है f ऑफ x मतलब फंक्शन ऑफ x, मतलब x पर डिपेंड करता है उसका वैल्यू। सपोज x क्यूब है, क्या है? x क्यूब। तो मुझे बताओ अगर मैं x की वैल्यू 1 डालता हूँ, क्या डालता हूँ? 1, तो आंसर क्या आता है? 1। और -1 डालता हूँ तो -1। इसका मतलब बेसिकली f ऑफ x और f ऑफ माइनस एक्स में रिलेशन देखने जाओ ना अगर, तो f ऑफ माइनस एक्स आ रहा है माइनस f ऑफ x। क्या आ रहा है? माइनस f ऑफ x। एग्जाम्पल दिया तुमको मैंने, अगर f ऑफ x को मैं लिख देता हूँ x क्यूब, तो जब मैं f ऑफ माइनस एक्स निकालूंगा तो मैं x के पे क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा? क्या करूंगा? माइनस एक्स, तो वो क्या मिलने वाला है? माइनस एक्स क्यूब। और एक्स क्यूब कौन है? f ऑफ x। तो f ऑफ माइनस एक्स क्या मिल गया? माइनस f ऑफ x। इसको बोलते हो ऑड फंक्शन। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ऑड फंक्शन। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? याद रखना। अभी मैं तुमको मैथमेटिक्स का जेई और सीईटी का क्वेश्चन बताऊंगा यहाँ पे, और डायरेक्ट आंसर आता है, कोई इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं करना पड़ता। इंटीग्रेशन हम लोग सॉल्व करेंगे। अब ऐसा है, लेट अस टेक अनदर एग्जांपल, x रेज टू 2। व्हाट इज f ऑफ माइनस x? अरे x के यहाँ पे माइनस एक्स लिखो ना यहाँ पे,
व्हाट इज माइनस एक्स का स्क्वायर? एक्स स्क्वायर। तो डू यू नोटिस कि यहाँ पे एफ ऑफ माइनस एक्स और एफ ऑफ एक्स दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। यहाँ पे लेकिन एक क्या लग गया? माइनस। इसको पता है क्या बोलते हैं? ऑड फंक्शन। इसको पता है क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इवन फंक्शन। कॉस इवन फंक्शन होता है। क्या होता है? इवन। मतलब वहां पे कॉस ऑफ माइनस एंगल या फिर कॉस ऑफ प्लस एंगल वैल्यू क्या आती है? सेम। व्हाट इज कॉस 45? 1/√2। व्हाट इज कॉस ऑफ माइनस 45? 1/√2। इसके लिए तुम जब यहाँ पे अल्फा माइनस थीटा लिख रहे हो या थीटा माइनस अल्फा लिख रहे हो, बात एक ही है, इसलिए टेंशन लेने का नहीं। कॉस आया ना, बिल्कुल चिंता करने का नहीं, कुछ भी लिख दो, अल्फा माइनस थीटा या थीटा माइनस अल्फा, तो वो आंसर क्या आएगा? सेम। पक्का। लेकिन साइन होता है ऑड। अभी यहाँ होती है दिक्कत। तो यहाँ तुमको केयरफुल रहना पड़ेगा, थीटा माइनस अल्फा की अल्फा माइनस थीटा। करेक्ट। एक स्टेप और आगे जाते हैं, क्योंकि अब बात हो ही रही है तो तुम्हारा सीईटी का एक आधा क्वेश्चन हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएंगे। मैं उसके बाद रुक जाऊंगा, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, फिजिक्स साइड में और मैथ्स की बातें चल रही है इधर, वो मैं नहीं कर सकता, नहीं करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली फिजिक्स रह जाएगा साइड में। लेकिन तुम्हारे सीईटी के हिसाब से यू विल नीड दिस, विच इज दिस फंक्शन साइन। एक्सेलेंट। क्या ये? साइन। बराबर। नेगेटिव साइड पे देखूंगा अगर, ये तो मैंने ओरिजिन से स्टार्ट किया ना, हाँ, नेगेटिव साइड पे देखूंगा तो भी ऐसा होगा कि नहीं? अभी याद रखना। सही है। ये साइन है। क्या ये? साइन है। विच इज दिस वे? कॉस। अब जब मैं नेगेटिव साइड पे इसको ड्रॉ करने जाऊंगा, इफ आई ड्रॉ दिस ऑन द नेगेटिव साइड ऑल्सो, तो थोड़ा सा मैं ग्राफ मॉडिफाई कर देता हूं। तो जब नेगेटिव साइड पर ड्रॉ करोगे तो वो लगभग अप्रोक्सीमेटली ऐसा आएगा। आई नो माई ड्रॉइंग इज पैथेटिक, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। यस, फाइनली। गुड। उसका एक रीजन है व्हाई यू नीड टू बी वेरी एक्यूरेट विद ड्राइंग दिस ग्राफ, बताता हूँ मैं तुमको। अब जाके इवन और ऑड फंक्शन का एग्जैक्ट डिफरेंस समझेगा, और वहां से तुमको इंटीग्रेशन की वैल्यू समझेगी। अच्छा एक बात बताओ, इमेजिन ये जो पहला ग्राफ था विच इज साइन वेव, तुम नहीं बोला मेरे को, अगर मैं इसको वाई एक्सिस के अलॉन्ग, मतलब एफ ऑफ एक्स के अलॉन्ग फोल्ड कर लूँ, क्या कर लूँ? क्या कर लूंगा? फोल्ड। तो तुमने देखा, अगर अच्छे से नोटिस कर रहे होंगे, ये पॉइंट इसके साथ ओवरलैप हो जाएगा, क्योंकि फोल्ड करने पे ये पॉइंट यहाँ आ गया कि नहीं? ये अगर +2 है तो ये कितना है? +2 -2, +2 -2 0, +2 -2 0। ऐसा है ना? एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं। तो ऑड फंक्शन में, कौन से फंक्शन में? ऑड फंक्शन में जब तुम एक्सिस के अलोंग, सिमेट्रिक एक्सिस के अलोंग फोल्ड करते हो, तो इधर का एक पॉइंट और यहाँ का एक पॉइंट ओवरलैप होने के बाद आंसर क्या देता है? 0। क्या देता है? क्या देता है? 0। क्या देता है? 0। अब याद रखना, इंटीग्रेशन ऑफ एनी ऑड फंक्शन, ऑफ एनी ऑड फंक्शन बिटवीन सिमेट्रिक लिमिट्स, बिटवीन सिमेट्रिक लिमिट मतलब -1 से +1, -2 से +2, -3 से +3, -∞ टू +∞, सारे इंटीग्रेशन 0 होते हैं। क्या होते हैं? क्या होते हैं? 0। सॉल्व करना ही नहीं, 10 स्टेप सॉल्व करते बैठोगे फिर समझेगा 0 आया। याद रखना, इंटीग्रेशन ऑफ ऑड फंक्शन, कौन सा फंक्शन? विद इन सिमेट्रिक लिमिट्स, विद इन सिमेट्रिक लिमिट्स इज ऑलवेज 0। पक्का पक्का। गुड। तो कॉस ये ऑड था कि इवन था? इवन। साइन क्या था? ऑड। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx फ्रॉम -π/2 टू +π/2 0। राइट। ये सीईटी के क्वेश्चन बनते हैं तुम्हारे ऐसे। ये जो फंक्शन है ये कौन सा फंक्शन है? इवन। ये कौन सा है? अब इवन फंक्शन में जो तुम एक्सिस के अलोंग फोल्ड करोगे तो तुमको दिखेगा इधर का पॉजिटिव वैल्यू, इधर का पॉजिटिव वैल्यू ओवरलैप हो रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन बिटवीन सिमेट्रिक लिमिट 0 होगा क्या? नहीं होगा क्या? नहीं। तो ये याद रखना। तो थोड़ा सा मैं फिजिक्स से ऑफ ट्रैक जाके यहाँ आया, क्योंकि बात हो ही रही थी, तो यू शुड नो नाउ
अभी पता होना चाहिए तुमको कॉस इज विच टाइप ऑफ फंक्शन, इवन, तो उसमें अल्फा माइनस थीटा या थीटा माइनस अल्फा की वैल्यू सेम होती है। पक्का पक्का, गुड, श्योर। अगले टॉपिक पे जाए कि रुक जाए, तुम ही बता दो। हाँ, तो इतना रिवाइज करके आओ, क्योंकि कल इसके आगे और 5 केसेस है, अभी तो एक ही केस हुआ ये।